नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम बात करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप के उस अविश्वसनीय सफर की जो शुरू होता है पाषाण फेज के एकदम कच्चे संघर्ष से और हमें ले जाता है भारत के उस शानदार स्वर्णिम युग तक। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा यह सफर मुख्य रूप से इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगा। पाषाण युग का विकास, हड़प्पा का अद्भुत शहरीकरण, वैदिक काल और महाजनपदों का उदय, फिर वो महान आध्यात्मिक जागरण, मौर्य साम्राज्य की विशालता और आखिर में मौर्योत्तर और गुप्त काल का वो दौर। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद एक बेहद जटिल और केंद्रीकृत साम्राज्य में बदल गई। तो शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से, पाषाण युग का विकास। कैसे इंसान सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई से बाहर निकलकर बस्तियां बसाने लगा। इस पाषाण युग का समय बहुत ही विशाल है। जरा कल्पना कीजिए, 26 लाख साल पहले पैलियोलिथिक या पुरा पाषाण युग में हमारे पूर्वजों ने पहली बार आग पर काबू पाना सीखा और भीमबेटका जैसी गुफाओं में अपनी चित्रकारी के निशान छोड़े। फिर आता है 10,000 साल पहले का मेसोलिथिक युग। दुनिया का मौसम थोड़ा गर्म हुआ, औजार छोटे और ज़्यादा पहने हो गए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया, और यहीं से इंसानों ने जानवरों को पालना शुरू किया। इसके बाद करीब 6,000 साल पहले नियोलिथिक युग में एक असली गेम चेंजर क्रांति आई, खेती। बलूचिस्तान के मेहरगढ़ जैसे इलाकों में खेती शुरू होने से इंसान ने हमेशा के लिए अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया और स्थायी गांवों में बसने लगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे कालखंड की ओर, हड़प्पा का शहरी चमत्कार, यानी कांस्य युग के वो लाजवाब शहर। अगर हम 2600 ईसा पूर्व की तरफ जाएं, तो हड़प्पा सभ्यता तकनीकी और नागरिक सुविधाओं के मामले में अपने समय की बाकी सभी वैश्विक सभ्यताओं से मीलों आगे थी। मतलब उनकी सड़कें एकदम सटीक 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। जहां दुनिया कच्ची ईंटों से काम चला रही थी, वहीं इन्होंने पक्की ईंटों से घर बनाए, और उनकी ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था, वो तो आज के भी कई आधुनिक शहरों को टक्कर दे सकती है। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ या महान स्नानागार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा सेलखड़ी पर उकेरी गई पशुपति की मुहरें और मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार के पक्के सबूत भी मिलते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इतने बड़े शहरों की खुदाई में किसी भी बड़े मंदिर या राजशाही पुरोहित वर्ग के होने का कोई साफ सबूत नहीं मिला है। यह दिखाता है कि शायद वहां एक बहुत ही समान और मिलजुल कर रहने वाला समाज था। अब हड़प्पा सभ्यता के पतन और वैदिक संस्कृति के उदय को लेकर इतिहासकारों के बीच एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प बहस है। इसे मुख्य रूप से 2 थ्योरीज से समझा जाता है। थ्योरी ए कहती है कि बाहर से लोगों का आगमन हुआ था। इसका आधार है तुर्की के बोगासकोई अभिलेखों में इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलना, संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समानता और रथों का इस्तेमाल। दूसरी तरफ है थ्योरी बी, जो मानती है कि सब कुछ यहीं से निरंतर विकसित हुआ। इसके पक्ष में बागौर में मिले घोड़े के पुराने चित्र, सिंधु सभ्यता की नई कार्बन डेटिंग और सबसे अहम डीएनए स्टडीज हैं, जो दिखाती हैं कि 99% भारतीयों के पूर्वज समान हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही नहीं ठहरा रहे हैं, बल्कि इन दोनों ही नजरियों से इतिहास को खंगाल रहे हैं, ताकि इस जटिल पहेली को और बेहतर ढंग से समझा जा सके। इसके बाद हमारा तीसरा चरण आता है वैदिक काल और महाजनपद। ये वो दौर था जब समाज के नियम कायदे लिखे जाने लगे और एक नई व्यवस्था ने आकार लिया। वैदिक काल को भी हम 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में देख सकते हैं। पूर्व वैदिक काल में कबीलाई जीवन काफी सरल था, समाज में काफी समानता थी, और सबसे बड़ी बात, किसी की पहचान जन्म से नहीं बल्कि उसके काम से तय होती थी। सभा और समिति जैसी बैठकों में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थीं। लोग प्रकृति के देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते तस्वीर काफी बदल गई। जैसे जैसे खेती का विस्तार हुआ, जमीन की अहमियत बढ़ी। वर्ण व्यवस्था अब काम के बजाय जन्म के आधार पर तय होने लगी और काफी कठोर हो गई। महिलाओं के अधिकार कम कर दिए गए और राजाओं की ताकत बढ़ने के साथ साथ बड़े और जटिल कर्मकांड हावी होने लगे। इसी समय लोहे की तकनीक आ जाने से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। लोहे के मजबूत औजारों की मदद से घने जंगलों को काटना आसान हो गया, जिससे खेती बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी। अनाज का उत्पादन बढ़ा तो छोटे छोटे कबीले देखते ही देखते 16 विशाल और शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्यों में बदल गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। मगध और कौशल जैसे राज्यों ने अपनी राजधानियों के चारों ओर मजबूत किलेबंदी की। और हां, इतिहास में पहली बार यहीं से स्थायी सेनाएं रखने और लोगों से नियमित रूप से टैक्स वसूलने की एक पूरी व्यवस्था शुरू हुई।
लेकिन यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे समाज इतना कठोर होता गया और जटिल कर्मकांडों पर निर्भरता बढ़ती गई, तो इसके जवाब में आध्यात्मिक विचारधाराओं ने किस तरह करवट ली। आखिर समाज के इस पदानुक्रम के खिलाफ लोगों के मन में क्या उठ रहा था? और यही सवाल हमें ले जाता है हमारे चौथे कालखंड की ओर, आध्यात्मिक जागरण, मुख्य रूप से बौद्ध और जैन धर्म का उदय। ये वो दौर था जब समाज में चल रहे कठोर अनुष्ठानों के खिलाफ एक मजबूत बौद्धिक लहर उठी। सिद्धार्थ गौतम ने मुक्ति का एक बिल्कुल नया और शांतिपूर्ण रास्ता दिखाया। उनके दर्शन का पूरा आधार है 4 आर्य सत्य। पहला, ये संसार दुखों से भरा है। दूसरा, इस दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छाएं या हमारी लालसा। तीसरा सत्य ये है कि अगर इन इच्छाओं को खत्म कर दिया जाए तो दुख भी खत्म हो सकता है। और चौथा, इस अवस्था तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ना तो बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में डूबना है और ना ही अपने शरीर को बहुत ज्यादा कठोर तपस्या से कष्ट देना है। बस एक संतुलन बनाकर चलना है। बुद्ध के जाने के बाद उनकी अनमोल शिक्षाओं को सहेजने और संगठित करने के लिए 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें या काउंसिल्स बुलाई गईं। पहली परिषद राजा अजातशत्रु के समय हुई, जहां भिक्षुओं के नियमों और बुद्ध के उपदेशों को सुत्त और विनय पिटक में संकलित किया गया। दूसरी परिषद में संघ के अंदर कुछ वैचारिक मतभेद दिखने लगे। इसके बाद तीसरी परिषद महान सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई, जिसमें दर्शन से जुड़ा अभिधम्म पिटक जोड़ा गया और बौद्ध धर्म के प्रचारकों को दुनिया भर में भेजा गया। अंत में राजा कनिष्क के समय हुई चौथी परिषद में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 अलग-अलग शाखाओं महायान और हीनयान में पूरी तरह से बंट गया। इसी समय बौद्ध धर्म के बिल्कुल समानांतर जैन धर्म भी अपने चरम पर पहुंच रहा था। इसका मुख्य आधार था त्रिरत्न, यानी 3 अनमोल रत्न: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं में मोक्ष पाने के लिए अहिंसा का स्थान सबसे ऊपर था, और ये अहिंसा इतनी सूक्ष्म थी कि जैन भिक्षु चलते समय भी रास्ते को बुहारते हुए चलते थे, ताकि गलती से भी कोई छोटा सा कीड़ा उनके पैरों के नीचे आकर न मर जाए। मन, वचन या कर्म किसी भी रूप में हिंसा की सख्त मनाही थी। आगे चल के जैन धर्म के भीतर भी एक बहुत बड़ा भौगोलिक और वैचारिक विभाजन देखने को मिला। ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक मगध में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। इस दौरान जो साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर कर्नाटक चले गए और जिन्होंने सांसारिक वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग कर दिया, वे दिगंबर कहलाए। उनका मानना था कि पूर्ण मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और नग्नता जरूरी है। दूसरी तरफ जो साधु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुके रहे और सफेद वस्त्र पहनना शुरू किया, वे श्वेतांबर कहलाए। इन दोनों संप्रदायों के बीच महिलाओं के मोक्ष प्राप्ति के अधिकार को लेकर भी बिल्कुल अलग-अलग मान्यताएं विकसित हुई। इन वैचारिक और आध्यात्मिक क्रांतियों के बाद चलिए अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, मौर्य साम्राज्य। भारत का वो पहला विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य जिसने पूरे उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे ला दिया। मौर्य साम्राज्य का बनना सच में किसी मास्टर क्लास से कम नहीं है। 321 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य की कूटनीति का सहारा लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका। इसके कुछ सालों बाद 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को हराकर अपने साम्राज्य को उत्तर पश्चिम तक फैला दिया। फिर आता है इतिहास का वो सबसे निर्णायक मोड़, 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। इस युद्ध की भयानकता ने सम्राट अशोक को अंदर तक झकझोर दिया और इसके बाद 250 ईसा पूर्व तक अशोक ने तलवार छोड़कर धम्म के रास्ते पर चलते हुए पूरी दुनिया में शांति का संदेश फैलाना शुरू कर दिया। अशोक के इस फैसले की गहराई को समझिए। कलिंग युद्ध में हुए लाखों लोगों के भयानक संहार का उनके मन पर इतना गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। जमीन जीतने की भूख छोड़कर उन्होंने नैतिक शासन, सभी धर्मों के सम्मान और कूटनीति का रास्ता अपनाया। शिलालेखों पर दर्ज उनका यह संदेश आज भी हमें बताता है कि असली ताकत विनाश में नहीं बल्कि धम्म और शांति में है। अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, छठा सेक्शन, मौर्योत्तर और गुप्तकाल। ये वो समय था जब विदेशी संस्कृतियों का भारत में प्रवेश हुआ और एक नए स्वर्णिम युग की नींव रखी गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद का समय एक अद्भुत सांस्कृतिक मेलजोल का गवाह बना। मध्य एशिया से आए इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में पहली बार बेहतरीन क्वालिटी वाले सोने के सिक्के चलाए जिन पर आकृतियां बनी थीं। शक शासक रुद्रदामन ने कृषि के लिए बेहद अहम सुदर्शन झील का फिर से निर्माण करवाया।
कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क ने तो भारत को मशहूर सिल्क रोड के व्यापारिक नेटवर्क से ही जोड़ दिया। इसी दौरान कला के क्षेत्र में यूनानी और भारतीय शैलियों के संगम से गांधार कला का जन्म हुआ। ये सभी विदेशी समूह भारतीय समाज में इस तरह से घुल मिल गए कि इसी मजबूत और समृद्ध नींव पर आगे चलकर श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य खड़ा किया, जिसे भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो इन सभी कालखंडों से गुजरने के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। साधारण पत्थरों के औजारों से लेकर एक शानदार स्वर्णिम युग की स्थापना तक मानव इतिहास हमेशा इंसानी सोच और समाज में आए बड़े बदलावों से ही आगे बढ़ा है। सोचकर देखिए, आज हमारे समय में ऐसे कौन से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो आज से सदियों बाद हमारे इस युग की पहचान बनेंगे। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस सफर ने इतिहास को एक बिल्कुल नए और दिलचस्प नजरिए से देखने का मौका दिया होगा।